नमस्कार। टॉपर्स नोट्स की इस लाइव यूट्यूब क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशीष गुप्ता। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस की, जो हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा था उसी की बात करते हैं। कल हमने छोटा सा एक पॉइंट पढ़ा है कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई हो और सेलिंग प्राइस दी हुई हो, ठीक है, अगर हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई हो और सेलिंग प्राइस अगर दी हुई हो तो प्रॉफिट या लॉस का परसेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, यह हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ लिया। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का परसेंट अब कैसे निकालते हैं ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक है, लास्ट में हम बात कर रहे थे कि अगर आपको विक्रय मूल्य की कुछ वस्तुओं पर प्रॉफिट दिया हुआ हो या क्रय मूल्य की कुछ वस्तुओं पर प्रॉफिट दिया हुआ हो तो आपको लाभ और हानि का परसेंट कैसे निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखना कि अगर हमें क्रय मूल्य दिया हुआ हो, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ हो, जैसे मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 500 रुपीज। अगर हम प्रॉफिट की बात करें कि प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 10%, कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी है 500 रुपीज, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 10% और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो सकता है कि हमें सेलिंग प्राइस दी हुई हो, प्रॉफिट दिया हुआ हो, तो क्या फाइंड करना पड़े, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना पड़े। ठीक है, हमने एक टाइप कंप्लीट करी है कि अगर आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ हो तो लाभ और हानि कैसे निकालते हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्रय मूल्य और लाभ परसेंट दिया हुआ हो तो विक्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य और लाभ या हानि परसेंट दी हुई हो तो क्रय मूल्य निकालना। तो भाई पहला तरीका तो क्या है कि भाई हमें पता है कि जो 10% का प्रॉफिट है ये किस पर होता है, 500 पर होता है। तो या तो आप 500 का 10% निकाल दो तो 500 का 10% कितना हो गया, 50 रुपए। अगर हम 500 का 10% निकाल दें तो 500 का 10% कितना हो गया, 50। अब 10% प्रॉफिट है मतलब 500 पर 50 रुपए का लाभ है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 550 हो गई। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 550। तो अगर हमें कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़े तो या तो आप फॉर्मूले याद रख सकते हैं। फॉर्मूले की बात करें कि अगर आपको विक्रय मूल्य फाइंड करना हो तो जो क्रय मूल्य दिया हुआ है उस क्रय मूल्य को हम मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस दिया हुआ हो तो माइनस करना है 100 माइनस लॉस। प्रॉफिट और लॉस हमारा परसेंट में होगा तो हमें डिवाइड करना है 100 से। जैसे अगर यहां से देखें कि ये 550, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि भाई खरीदा हमने कितने में, 500 में। 10% का अगर लाभ है तो आप 110/100 लिख सकते हैं। अगर सोल्व करोगे तो दो जीरो आपकी कैंसिल हो ही जाएंगी। अगर हम 110 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 550। ठीक है, अगर आपको क्रय मूल्य निकालना, अगर हमें क्रय मूल्य निकालना हो तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम वज्र गुणा करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये जो सेलिंग प्राइस है किससे मल्टीप्लाई होगी, 100 से। मतलब हमारा जो विक्रय मूल्य है इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। क्यों, ठीक है। अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो डिवाइड करना पड़ेगा किससे, अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट और अगर लॉस दिया हुआ है तो 100 माइनस लॉस। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला आसान हमें तब लगता है जब हमें 10%, 20%, 15%, 25% दिया हुआ हो। मतलब संख्या आपको नेचुरल दी हुई हो, प्राकृत संख्या अगर दी हुई है तब तो हमें थोड़ा इजी लगता है कि अगर हमें सेलिंग प्राइस दी हुई हो या कॉस्ट प्राइस दी हुई हो। ध्यान से देखना, हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है 18,000, प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 20% और हमें क्या है, सेलिंग प्राइस फाइंड करें। ठीक है, ध्यान से समझना, सेलिंग प्राइस हम निकालने की बात करें तो सेलिंग प्राइस हम कैसे भी निकाल सकते हैं। आपके पास अलग अलग तरीके हैं, आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो हमें कहा है कि 18,000 रुपए में हमने खरीदा। हमने खरीदा कितने रुपए में, 18,000 रुपए में। 20% का लाभ होता है, लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो अगर 20% का लाभ है तो 120/100 लिख सकते हैं। अगर 20% का प्रॉफिट है तो क्या लिख सकते हैं, 120/100। अगर आप यहां डिवाइड कर दें तो इसका मतलब है कि 1800 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से। अगर 18 को 12 से गुना करोगे तो 216 और दो जीरो आपके पास और है, मतलब आंसर आ गया 21,600। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक तरीका होगा जिसको हम सब जानते हैं। ध्यान से देखना भाई, यहां पर हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 20%। प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है, 20%। अगर हम 20% को लिखना चाहें तो 1/5 लिख सकते हैं। 20% को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। लाभ और हानि का जो परसेंट हम निकालते हैं वो हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। मतलब अगर आपका 5 रुपए क्रय मूल्य है, अगर कॉस्ट प्राइस आपके 5 रुपीज है तो प्रॉफिट आपके पास कितने का हो जाएगा, 1 रुपीज। क्रय मूल्य अगर आपका 5 है तो लाभ आपका कितना होगा, 1 रुपया।
अगर क्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारी जो सेलिंग प्राइस है, हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा 6। 5 रुपए में हमने खरीदा, 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 6। अब या तो आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई होगी तो सेलिंग प्राइस पूछी जाएगी, या सेलिंग प्राइस दी हुई होगी तो कॉस्ट प्राइस पूछी जाएगी। तो भाई हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है 18,000 और हमारे पास क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है 5, मतलब 5 इक्वल टू 18,000। 5 बराबर 18,000 है। अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3600 हो गया। 1 बराबर 3600। हमें कहें विक्रय मूल्य निकालें, विक्रय मूल्य कितना है 6। अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 गुना 6 216 हो गया। आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 21,600। क्लियर? तो ये वाला तरीका हमें सब में काम आएगा। तो हम फॉर्मूला अगर हमें याद नहीं भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम परसेंट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। देखना, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है कि एक वस्तु जो है उसकी कॉस्ट प्राइस है 7500। एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस 7500 रुपए दी हुई है। हमें लॉस दिया हुआ है 16 से 2/3% का, और हमें कहा गया है कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या है। क्वेश्चन बहुत आसान सा है। आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है 7500 रुपए, एक वस्तु को 7500 रुपए में खरीद कर 16 से 2/3% की अगर हानि पर बेचें तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो यहाँ 16 से 2/3 दिया हुआ है। अब अगर हम ये लिखें कि भाई 7500 इंटू लॉस है तो आप 600 माइनस करें 16 2/3% अपॉन 100। तो भाई अगर हम इस वाले तरीके से हल करेंगे तो हमें टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 100 में से 16 2/3 को माइनस करेंगे तो हमें टाइम लगेगा 18 1/3 निकालने में, कि 83 से 1/3% आएगा, फिर उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो जब आपको यहाँ परसेंट नेचुरल दिया हुआ हो, नेचुरल का मतलब है प्राकृत संख्या दी हुई हो, 5% हो, 8% हो, 10% हो, 15% हो, 20% हो, तब तो ये तरीका आपको आसान लगता है। 10% प्रॉफिट है तो 110, 10% लॉस है तो 90 लिख दिया, 12% का प्रॉफिट है तो 112 लिख दिया, 12% का लॉस है तो 88 लिख दिया। लेकिन अब यहाँ टाइम लगता है, तो हम क्या करेंगे कि भाई हमें कहा है 16 से 2/3%। हम सब जानते हैं 16 से 2/3% का मतलब होता है 1/6, होता है 1/6। अगर हमारा क्रय मूल्य 6 है तो हमें लॉस हो रहा है, मतलब हानि हो रही है कितने रुपए की, 1 रुपए की। अगर हमारा क्रय मूल्य 6 है तो हानि कितने की हो रही है, 1 रुपए की। अगर 6 में से 1 रुपए कम करेंगे तो हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना आएगा 5। आपको इस 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 7500, तो 6 बराबर है 7500। क्यों? 6 बराबर आपको कितना दिया हुआ है 7500। अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा, 1 बराबर 1250। आपको एक आ गया है कि उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, कितना हो जाएगा 6250 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ हो, आपको फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ हो या सिंपल फ्रैक्शन दिया हुआ हो, हम इस तरीके से सभी क्वेश्चनों को जल्दी और बहुत आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल आसान सा एग्जांपल लिख रहा हूं। हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है कि सेलिंग प्राइस आपके पास है 18 रुपए, लॉस आपको दिया हुआ है 10% का, और हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखिए। 18 रुपए एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, 10% आपको हानि हो रही है और आपको क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, 18 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर अगर 10% का नुकसान हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। फॉर्मूले के बजाय हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो 10% लिखा हुआ है उस 10% को 1/10 लिख सकते हैं। 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10। ध्यान रहे दोस्तों कि जब भी हमें लाभ होता है या हानि होती है तो लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर करनी है, क्रय मूल्य पर। तो अगर क्रय मूल्य आपका 10 है, इसका मतलब हानि आपको 1 रुपए की हो रही है। 10 रुपए में अगर आपको 1 रुपए की हानि हो रही है तो आपका जो विक्रय मूल्य है वो कितना होगा 9 रुपए। सबसे पहले जो परसेंट दिया हुआ है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो 10% दिया हुआ है, 10% का मतलब है 1/10। 1/10 को अगर हम हल करें तो भाई हमें पता है कि लाभ और हानि का परसेंट हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि का परसेंट हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। अगर 10 रुपए आपका क्रय मूल्य है तो हानि 1 रुपए की है, 10 में से 1 कम करोगे 9।
अब ये जो 18 रुपए है ये आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य कितना है 9 है, मतलब 9 की वैल्यू 18 है। अगर 9 बराबर 18 है तो 1 बराबर कितना हो गया 2। हमें क्या है उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो क्रय मूल्य कितना है 10, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 20। क्यों हो गया आंसर। आप फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हो, फॉर्मूला लिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, अगर सेलिंग प्राइस है तो ऊपर 100 लिखना पड़ेगा, 10% का लॉस है तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा 90। 0 से 0 कैंसिल करोगे, 9 से 2 और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 20। तो एक ही तरीका पकड़े आप, ठीक है, वो सब में काम करेगा आपका। फ्रैक्शन आपको सिंपल दिया हुआ हो या फ्रैक्शन आपको मिक्स दिया हुआ हो, ठीक है। देखिए वापस हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है कि सेलिंग प्राइस आपके पास है 4400, लॉस आपको दिया हुआ है 25% का और हमें कहा है उसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करें, ठीक है। ये दिया हुआ है, क्या कहा है हमें, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो है 4400 रुपए है, लॉस आपको 25% दिया हुआ है और आपको ये पूछा गया है कि उसकी कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। अब यहाँ 25% दिया हुआ है मतलब 1/4, ठीक है। 25% अगर आपको दिया हुआ है मतलब 1/4। अगर क्रय मूल्य हमारा 4 रुपए होगा इसका मतलब हमें 1 रुपए की हानि होगी। अगर आप 4 में से 1 कम करोगे तो आपका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 3। 25% का मतलब 1/4 है, 4 में से 1 कम किया कितना हो गया 3, 3 बराबर 4400 है। अगर 3 बराबर 4400 है तो 4400 को किससे डिवाइड करोगे 3 से। अगर 3 बराबर 4400 है तो 4400 को डिवाइड किससे करोगे 3 से। अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 4 से। 44 into 4 17600, डिवाइड किससे करोगे 3 से। यहां से आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 से डिवाइड करोगे 5, 2 6 ये हो जाएगा 8, फिर 2 6 6.66, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन सोल्व करना हो जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई हो या सेलिंग प्राइस दी हुई हो तो आपको इस वाले तरीके से सोल्व करना है या फिर आपको 100 लेकर सोल्व करना है। 100 लेकर कैसे कि 4400 रुपए में आप बेच रहे हो, अगर 4400 रुपए विक्रय मूल्य है तो मल्टीप्लाई करोगे 100 से। 25% का लॉस होता है तो डिवाइड किससे करना है 75 से। 25 से काटेंगे यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, देखिए ऊपर 4 है नीचे 3। क्लियर। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे फाइंड करते हैं और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य किस प्रकार से फाइंड करते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य आप कैसे निकालते हैं ये आपको पता चला, विक्रय मूल्य से आप क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं ये आपने देखा। चलिए ध्यान से देखना अब आगे, ठीक है। जब भी आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और साथ में लाभ हानि का परसेंट वगैरह दिया हुआ हो तो आप कोई भी चीज फाइंड कर सकते हैं। अब आगे हम इसी टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं कि अगर आपको ये दिया हुआ हो कि 2 रुपए में 5 की दर से 2 रुपए में 5 की दर से वस्तुएं खरीदकर 2 रुपए में 5 की दर से वस्तुएं खरीदकर 20% लाभ पर बेची जाती है, 20% लाभ पर बेची जाती है, ठीक है। हमें कहा गया है कि 2 रुपए में 5 की दर से अगर आप वस्तु बेचते हैं तो 2 रुपए में 5 की दर से वस्तुएं बेचने पर आपको 20% का क्या होता है प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये दिया हुआ है। फिर हमें कोई भी एक नंबर दिया हुआ आ जाएगा, जैसे हम लिख लेते हैं कि हमें एक आ गया है कि 24 रुपीज में 24 रुपए में कितनी वस्तुएं 24 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाती है। या तो आपको खरीदने के बारे में दिया हुआ होगा या फिर आपको बेचने के बारे में दिया हुआ होगा, ठीक है। अगर क्रय मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य पूछा जाएगा, विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्रय मूल्य पूछा जाएगा। अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों दिए हुए हैं तब लाभ और हानि का परसेंट निकालेंगे। ध्यान से देखना, हमें क्या है 2 रुपए में 5 की दर से हम वस्तुओं को क्या कर रहे हैं खरीद रहे हैं, मतलब क्रय मूल्य आपके पास है 2 रुपए में 5, तो 2 रुपए में 5 को हम 2/5 लिख सकते हैं। कैसे लिखा 2/5, ध्यान से देखना। अगर कोई आपसे कहता है कि भाई आपने 10 रुपए में 20 टॉफी खरीद ली, ठीक। अगर हमें कोई कहता है कि हमने 10 रुपए में कितनी टॉफी खरीद ली, भाई 20 टॉफी खरीद ली। अब अगर आप 10 रुपए में 20 टॉफी खरीद रहे हो मतलब एक टॉफी आपके 50 पैसे की होगी। अगर कोई आपसे कहता है कि 10 रुपए में आपने कितनी टॉफी खरीदी 20, अगर 10 रुपए में 20 टॉफी खरीदी तो मैं कह सकता हूं कि 1 रुपए में 2 टॉफी आएंगी। तो मैं आपको एक टॉफी का मान पूछ रहा हूं कि भाई एक टॉफी कितने रुपए की है, तो आप 20 से डिवाइड करोगे तो 10/20 लिखोगे। ध्यान से देखना,
अगर कोई आपसे कहता है कि भाई 10 रुपए में 2 पेन खरीदे जाते हैं, ठीक है, 10 रुपए में कितने पेन आते हैं? 2 पेन। अगर 10 रुपए में 2 पेन आते हैं तो एक पेन कितने रुपए का हो गया? 5 रुपए का हो गया। ये 5 कहां से आया? हमने 10 को किससे डिवाइड कर दिया? 2 से। मतलब रुपए में हम संख्या को क्या देते हैं? भाग। जो रुपए होते हैं उसमें संख्या से क्या करते हैं? आप डिवाइड करते हैं। चलिए, हमें कहा है 2 रुपए में 5, तो 2 रुपए में 5 को हमने लिख दिया 2/5, लिख दिया 2/5। ये कॉस्ट प्राइस है आपके पास, और आपको निकालनी है सेलिंग प्राइस। तो एक बार जो फॉर्मूला लिखा था उसी से लिख लेते हैं। 2 रुपए में 5 मतलब 2/5। हमें कहा 20% का प्रॉफिट होता है, मतलब 120/100। क्यों हो गया? अब यहाँ पर 0 से 0 तो कटी जाएगी, और काटना चाहे तो हम 2 से काट कर यहाँ 5 लिख सकते हैं, तो 12/25 लिख दो, या फिर आप रहने दो इसको। तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 24। और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50। मैंने अभी आपसे कहा कि ऊपर तो रुपए है और नीचे है संख्या, तो 24/50 को हम क्या बोल सकते हैं? 24 रुपए में 50। अगर कोई आपसे कहता है कि 24 रुपए में कितनी वस्तुएं, तो 24/50 आ गया, और 24/50 का मतलब है 24 रुपए में कितनी वस्तुएं हो गई? 50। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति 2 रुपए में 5 की दर से वस्तुएं खरीद रहा है, तो 2 रुपए में 5 का जो मान है वो किसका है? क्रय मूल्य का मान है, और हमें मान किसका चाहिए? 20% प्रॉफिट का। अब 20% को 1/5 लिखकर भी हल कर सकते हैं। 1/5 लिखकर हल करेंगे तो डायरेक्ट तो नहीं आएगा, जैसे कि 20% अगर आपको दिया हुआ है तो 20% को आप क्या लिख सकते हैं? 1/5। मतलब अगर क्रय मूल्य आपका 5 है तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर क्रय मूल्य आपका 5 है तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? 6। मतलब यहां पर आपके पास मैच हो गया 5, तो यहां पर कितना हो गया? 5। तो 2 रुपए में अगर आप 5 खरीद रहे हो तो 2 रुपए में आप 6 बेच रहे हो। क्यों? 2 रुपए में 6 हो जाएगा। हमें मान पूछा गया है 24 का, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस का अगर परसेंट निकालें तो हम डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं कि 5 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? 2/5। अगर 5 बराबर 2/5 है तो 1 बराबर 5 से डिवाइड करोगे तो 2/5 गुना 5 हो जाएगी। क्यों? 2/5 गुना 5 हो गई। और मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है इंटू 6, तो ये हो गया 12/55। तो मैं कह रहा था इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 12/25 आ जाएगा। तो 12/25 का मतलब 12 रुपए में 25। अगर 12 रुपए में 25 होगी तो 24 रुपए में कितनी हो जाएगी? 50। देखिए, वापस से देखिए, एक और एग्जांपल लिखते हैं। 1 रुपए में 5 की दर से 1 रुपए में 5 की दर से वस्तुएं खरीदकर 25% लाभ पर बेची जाती है। 25% लाभ पर बेची जाती है। तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं, तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाती है? ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन कि भाई 1 रुपए में आप कितनी वस्तुएं बेच रहे हैं। देखिए, सबसे पहले फिर से हमने कहा है कि 1 रुपए में 5 हम क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। कितने में? 1 रुपए में 5। तो कॉस्ट प्राइस हमारी हो गई 1/5। 1 रुपए में 5 है तो हम क्या लिखेंगे? 1/5। 25% का लाभ है तो एक तरीका तो है आप डायरेक्ट लिख दो 125/100। 5 से कैंसिल करोगे तो 25, 25 से कैंसिल करोगे तो 4, ये हो गया 1/4। और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 रुपए में कितनी वस्तुएं हो गई? 4। क्यों लिख सकते हैं? 1 रुपए में 5 है, 1 रुपए में 5 का मतलब 1/5, 25% का प्रॉफिट है 125/100। या फिर अगर आप देखें तो क्या कर सकते हैं कि 25% का जो प्रॉफिट है उसको हम 1/4 लिख सकते हैं। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। अगर खरीदा हमने 4 में तो लाभ हमें 1 का होगा, मतलब हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 5। आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है 1 रुपए में 5, और हमारे पास यहां पर कितना है? 4। मतलब 4 की जो वैल्यू है वो 1/5 है। अगर 4 बराबर 1/5 है तो 4 से डिवाइड करोगे तो 1/5 इंटू 4 हो गया। क्यों? 4 से डिवाइड कर दिया हमने। और हमें कहा सेलिंग प्राइस ज्ञात करें, तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 1/4। और 1/4 की वैल्यू क्या है कि 1 रुपीज 4 थिंग्स। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं हो गई आपके पास? 4। ठीक है, तो जब भी आपको वस्तुओं से संबंधित क्वेश्चन दिए हुए हो
तो आप ध्यान रखें कि 1 रुपए में 5 है तो रुपए को ऊपर लिखना है और वस्तुओं को कहां लिखना है, नीचे लिखना है, ठीक है। और देखिए इसका उल्टा करते हैं। हमें ये दिया हुआ है कि 10 रुपए में, ठीक है, या 1 रुपए में लिख देते हैं, 1 रुपए में 20 की दर से, 1 रुपए में 20 की दर से वस्तुएं बेचकर, 1 रुपए में 20 की दर से वस्तुएं बेचकर 40% का प्रॉफिट होता है, 40% का प्रॉफिट होता है। तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी गई है, तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी गई है, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। फिर से देखिए आप, हमें दिया हुआ है कि 1 रुपए में 20 की दर से वस्तुएं बेचकर, तो अब की बार भाई ये जो वैल्यू हमें दी हुई है वो किसकी दी हुई है, सेलिंग प्राइस की। मतलब सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 1 रुपए में 20 यानी 1/20, और हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो एक तो आपको डायरेक्ट याद हो कि 1/20 जो है वो कौन सी प्राइस है, सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस दी हुई है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। 40% का प्रॉफिट है तो डिवाइड किससे करेंगे, 140 से। आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दोगे तो ऊपर 1 है, नीचे 14 इंटू 2 इक्वल टू 28, और इसको हम 1 रुपए में 28 बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं कि 1 रुपए में वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई, 28। अगर आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य लेना है, क्रय मूल्य अगर दिया हुआ है तो क्या लेना है, क्रय मूल्य लेना है, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 1/20 है। कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट, या फिर अगर आप 40% की बात करें तो 40% का मतलब 2/5 होता है। क्यों, 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 होता है 2/5। यानी अगर हमने 5 रुपए में खरीदा है तो हमें 2 रुपए का लाभ होगा, तो हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 7। और इस 7 की वैल्यू आपके पास 1/20 है। अगर 7 बराबर 1/20 है तो ये वाला जो 7 है इसको तो हम कहां ले आएंगे, नीचे। और हमें क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य कितना है, 5। 5 को हम ऊपर ले आएंगे, 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 4, और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 28। या तो आप फ्रैक्शन से क्वेश्चन सोल्व करें, अगर फ्रैक्शन से नहीं कर रहे हैं तो फिर आप फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में कोई सा भी एक तरीका लगाना है, आपको क्वेश्चन अपने आप समझ में आता जाएगा कि हम इसको फ्रैक्शन से सोल्व करें या फिर हम इसको 100 मानकर सोल्व करें, ठीक है। तो लगभग एक जैसे क्वेश्चन है। देखिए आगे, ठीक है, ध्यान से देखना। हमें कहा है कि एक दुकानदार 1 रुपए में 2 की दर से, 1 रुपए में 2 की दर से वस्तुएं खरीद कर, 1 रुपए में 2 की दर से वस्तुएं खरीद कर 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है, 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की। ठीक, हमें एक आ गया है कि एक दुकानदार 1 रुपए में 2 की दर से वस्तुएं खरीद रहा है और वो 3 रुपए में 5 की दर से वस्तुओं को क्या कर रहा है, बेच रहा है। चलिए सबसे पहले तो हम एक तरफ तो क्या लिख लेते हैं, रुपए, और एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं, वस्तुएं। हमें कहा है कि 1 रुपए में, रुपए जब 1 है तो वस्तु 2 है, यह हमने खरीदा है मतलब क्रय मूल्य है, ठीक है। फिर आपको कहा है 3 रुपए में 5 आपने बेची है, 3 रुपए है, वस्तुओं की संख्या 5 है और ये आपने बेची है, तो नीचे कौन सी प्राइस है, सेलिंग प्राइस है ना। अच्छे से समझना क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। 1 रुपए में 2 है तो 1 रुपए, वस्तुओं की संख्या कितनी है, 2। फिर आपको कहा 3 रुपए में 5 तो 3 रुपए है और वस्तुओं की संख्या कितनी है, 5। क्लियर, यहां तक लिख लिया हमने। ऊपर क्रय मूल्य लिखा और नीचे कौन सा मूल्य लिखा है, विक्रय मूल्य। अब अगर आप आगे ध्यान से देख रहे हैं तो आपको कहा है 1 रुपए में 2 की दर से वस्तुएं खरीद कर 3 रुपए में 5 की दर से वस्तुओं को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। अब इसमें ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जब कुछ भी दिया हुआ नहीं हो इसका मतलब होता है कि जितनी वस्तु हम खरीदते हैं उतनी ही वस्तुओं को हम क्या करते हैं, बेचते हैं।
अगर हमने 10 वस्तु खरीदी तो 10 ही बेचेंगे, अगर हमने 20 वस्तु खरीदी तो हम 20 ही बेचेंगे। मतलब वस्तुओं की वैल्यू आपको क्या करनी है, इक्वल करनी है। देखो ऊपर वस्तु कितनी है 2 और नीचे कितनी है 5। अगर मैं इन दोनों को बराबर करना चाहूं तो मुझे पता है 2 और 5 का लेसे कितना होता है, 10 होता है। तो मैं 2 वाले को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से और 5 वाले को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, 10 हो गए। बराबर क्या करना है, वस्तु में पहले वाले को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई किससे किया हमने, 2 से। एक को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब हमने खरीदा कितने रुपए में, 5 रुपए में, और बेचा हमने कितने रुपए में, 6 रुपए में। भाई अगर आप 5 रुपए में खरीद कर 6 रुपए में बेचोगे तो 1 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, क्यों, 1 रुपए का प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो 1 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है और हमें कहा प्रॉफिट का परसेंट निकालें, तो प्रॉफिट आपको कितने का हो रहा है, 1 रुपए का। ये 1 रुपए का प्रॉफिट किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितनी है 5, तो 1/5 गुना 100। अगर आप 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 20%। आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इस टाइप की बात करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सब में काम करेगा। कई बार ऐसा होगा जिसमें कॉस्ट प्राइस 2 आ जाएंगी, हो सकता है सेलिंग प्राइस आपके पास 2 आ जाए। वापस से देखना, रुपए और वस्तुओं की बात करें तो अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। 1 रुपए में 2 वस्तुएं हैं, 3 रुपए में कितनी है, 5। वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है तो 2 और 5 को बराबर करने के लिए 2 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से और 5 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। पहली वाली लाइन को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 एकम 5 हो गया। दूसरी लाइन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 गुना 2 6 हो गया। खरीदा हमने 5 रुपए में, बेचा हमने 6 रुपए में, तो लाभ कितने का हुआ, 1 का। ये 1 का लाभ किस पर हो रहा है, 5 पर, तो 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 20%। ठीक है, 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। ध्यान से देखना अगला, हमें कहा है एक दुकानदार 4 रुपए में 6 की दर से 4 रुपए में 6 की दर से वस्तुएं खरीदता है। 4 रुपए में 6 की दर से वस्तुएं खरीदता है और 6 रुपए में 8 की दर से 6 रुपए में 8 की दर से बेचता है। 6 रुपए में 8 की दर से बेचता है। तो प्रॉफिट या लॉस का परसेंट फाइंड करें, लाभ या हानि का परसेंट हमें निकालना है। देखिए फिर से देख लो आप, ठीक, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से समझना है, बिल्कुल धीरे धीरे समझना है आपको। सबसे पहले अगर हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करें तो एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं, रुपए, और एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं, वस्तु। अगर हम रुपए की बात करें तो 4 रुपए में 6, तो 4 रुपए है, वस्तुओं की संख्या कितनी है, 6। फिर आगे दिया हुआ है 6 रुपए में 8, तो 6 रुपए है और वस्तुएं कितनी है, 8। 4 रुपए में 6 की दर से खरीद रहे हो, मतलब ऊपर तो कॉस्ट प्राइस है, और आप 6 रुपए में 8 की दर से क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, तो नीचे आपके पास कौन सी प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। क्लियर यहां तक, ठीक है। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख, फिर मैं कह रहा हूं कि जो वस्तुएं हैं उनको बराबर करना है, तो ऊपर 6 है और नीचे 8 है, या तो 6 को 8 से और 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर हम सब जानते हैं कि 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 24 होता है। तो 24 करने के लिए 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से और 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, हो जाएगा इक्वल। इक्वल करना है आपको तो आप मल्टीप्लाई किसी से भी कर सकते हैं। फर्स्ट वाले को हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई किया 3 से। 4 into 4 कितना हो गया, 16, 6 into 3 कितना हो गया, 18। यानी हम ये कह सकते हैं कि खरीदा हमने 16 में, बेचा हमने 18 में, तो प्रॉफिट हमें कितने का हुआ, 2 रुपए का। ये 2 रुपए का प्रॉफिट किस पर हो रहा है, 16 पर। 2/16 मतलब 1/8, और 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, सब जानते होंगे 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, फटाफट से बता दो कि 1/8 का मतलब क्या होता है ना, कमेंट करके बता दो फटाफट से कि 1/8 का मतलब कितना होता है। देखो ठीक है, वापस से देखिए, 4 रुपए में 6, तो 4 रुपए में वस्तुओं की संख्या कितनी है, 6। फिर अगर हम यहां से देखें तो 6 रुपए में 8, तो 6 रुपए में वस्तुओं की संख्या कितनी है, 8। वस्तुओं को बराबर करना है तो 6 और 8 को या तो आप अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो, कि 6 को 8 से और 8 को 6 से, या फिर हम सब जानते हैं कि भाई 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 24। तो 6 को 4 से और 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 4 से गुणा किया 16 और 6 को 3 से गुणा किया 18।
16 रुपए में खरीदा, 18 रुपए में बेचा, मतलब लाभ हमें कितने का हो गया? 2 रुपए का। ये जो 2 रुपए का लाभ हुआ है वो किस पर हुआ है? 16 पर। परसेंट के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करें। मैं कह रहा हूं एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखना है 1/8, और जैसे ही 1/8 लिखा हुआ हो तो आपको सबको याद होगा, ठीक है, कि 1/8 का मतलब कितना होता है ना, सबने बता दिया 1/8 का मतलब कितना होता है? 12.5%। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, समझ में आ गया ये? ठीक, कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसी को हम फिर से इसी में चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहीं पर हम चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन में संख्या चेंज कर लेते हैं एक बार। देखिए भाई, हम लिख लेते हैं यहाँ 4 रुपए में 3 की दर से वस्तुएं खरीद रहे हैं और 3 रुपए में 4 की दर से वस्तुओं को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल लिख लिया हमने छोटा सा उसी टाइप पर, फिर हम अगले में वापस से चेंज करते हैं। सबसे पहले 4 रुपए में 3 की दर से वस्तुएं खरीद रहे हैं और 3 रुपए में 4 की दर से वस्तुओं को बेच रहे हैं। हम सब समझ गए होंगे आप कि रुपए आपके पास 4 है, वस्तुएं 3 है, फिर रुपए 3 है और वस्तुएं कितनी है? 4। वस्तुओं की संख्या आपको इक्वल करनी है। इक्वल करना है किस किस को? 3 और 4 को। 3 और 4 को बराबर करने के लिए 3 को 4 से गुणा कर दो और 4 को 3 से। पहले वाले को गुणा किया 4 से और दूसरे वाले को गुणा किया 3 से। 4 गुणा 4 16 हो गया, 3 गुणा 3 9 हो गया। अब की बार हमने खरीदा भाई 16 में है और बेचा हमने 9 रुपए में है, तो अब की बार हमें नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हो गया? अब की बार हमें लॉस हो गया। तो लॉस आपको कितने का हो रहा है? 7 का हो रहा है। 16 में आप खरीद रहे हो और 9 में बेच रहे हो, तो लॉस कितने का हो रहा है? 7 का। अगर आपको लॉस का परसेंट निकालना है तो लॉस कितने का हो रहा है? 7 का। ये 7 रुपए का लॉस किस पर हो रहा है? 16 पर। 7/16 into 100, 4 से डिवाइड करोगे 25/4। 25 into 7 175/4, कितना आ जाएगा? 43.75%। ठीक है, तो ये वाला तरीका आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अगर आपको खरीदने और बेचते समय वस्तुओं की संख्या दी हुई हो तो वस्तुओं की संख्या को आपको बराबर करना है। बराबर करने के बाद अगर क्रय मूल्य ज्यादा है तो नुकसान होगा, क्रय मूल्य कम है तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। चलिए अगला देखना। एक दुकानदार 2 रुपए में 3 की दर से वस्तुएं खरीदता है। 2 रुपए में 3 की दर से वस्तुएं खरीदता है, जबकि 3 रुपए में 4 की दर से वस्तुएं बेचता है। 3 रुपए में 4 की दर से वस्तुएं बेचता है। यदि उसे 20 रुपए का प्रॉफिट हो तो 20 रुपए का प्रॉफिट हो तो उसने कितनी वस्तु खरीदी? उसने कितनी वस्तु खरीदी? चलिए, सेम लगभग पिछला ही क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में हल्का सा डिफरेंस है। अगर आप देख रहे हैं तो पिछले में हमने केवल लाभ और हानि का परसेंट निकाला था, इस क्वेश्चन में हमें लाभ और हानि दिया हुआ है और हमें वस्तुओं की संख्या निकालनी है कि भाई हमने कितनी वस्तुएं खरीदी थी। सबसे पहला काम वही कि जब भी आपको रुपए और वस्तुएं दी हुई हो तो एक तरफ रुपए लिखना है और एक तरफ क्या लिखनी है? वस्तु। आपको दिया हुआ है कि 2 रुपए में वस्तुएं 3 हैं और 3 रुपए में वस्तुएं कितनी है? 4। ठीक है, यहां तक वस्तुओं की संख्या हम बराबर कर रहे हैं तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया? 9। 8 रुपए में हमने खरीदा है, 9 रुपए में हमने बेचा है, मतलब मैं कह सकता हूं कि प्रॉफिट हमें कितने रुपए का हो गया? 1 रुपए। यहां तक आप सबने पढ़ लिया है। ठीक है, आपको समझ में आ भी गया होगा क्या कि 2 रुपए में 3 खरीद रहे हैं और 3 रुपए में 4 बेच रहे हैं। वस्तुओं की संख्या इक्वल करनी है तो 3 और 4 है। 3 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 को मल्टीप्लाई करो 3 से, ये टोटल आपके पास 12 हो गया है। क्यों 12 हो गए? तो इक्वल करना था हमें। 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 हो गया। कॉस्ट प्राइस 8 है, सेलिंग प्राइस 9 है, मतलब प्रॉफिट कितने का हो गया? 1 का। अगर प्रॉफिट का परसेंट पूछा जाता तो 1/8 इक्वल टू 12.5%।
लेकिन अब की बार हमें कहा गया है कि प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 20 रुपए का, और हमारे पास प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 1 रुपए का, मतलब 1 इक्वल टू 20 है। ठीक है, एक की वैल्यू किसके बराबर है, 20 के बराबर। और हमें कहा कितनी वस्तु खरीदी है, तो भाई इसने खरीदी कितनी वस्तुएं हैं, 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 12 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 240, ये आपका आंसर होगा। तो प्रॉफिट का परसेंट पूछा जाए या वस्तुओं की संख्या पूछी जाए, एक ही तरीके से सोल्व करना है, अलग अलग तरीका आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी में क्रॉस मल्टीप्लाई लगा रहे हैं, किसी में कुछ और लगा रहे हैं, है ना, तो हम एक जैसे तरीके से सोल्व करेंगे। क्लियर यहां तक? प्रॉफिट और लॉस का परसेंट निकालना हो तो यहां से निकाल सकते हैं, वस्तुओं की संख्या अगर निकालनी हो तो 1 की वैल्यू 20 के इक्वल है, वस्तुओं की संख्या कितनी है, 12 है, तो अगर हम 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 240। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर। ठीक, हमें दिया हुआ है कि एक दुकानदार 4 रुपए में 5 की दर से वस्तुएं खरीदता है, जबकि 5 रुपए में 6 की दर से वस्तुओं को बेच देता है। ठीक है, और हम लिख लेते हैं, अब की बार लॉस लगा देते हैं यहाँ, कि हमें कहा है कि उसको 12 रुपए का लॉस होता है। ठीक है, 12 रुपए का उसको क्या होता है, लॉस होता है। तो आपको क्या है, उसने कितनी वस्तुएं परचेज करी है, या तो परचेज करने के बाद में बारे में पूछा जाए या सेल करने के बारे में पूछा जाए। क्यों? क्योंकि जितनी वस्तु हम खरीद रहे हैं उतनी ही वस्तुओं को हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ध्यान से देखना, हमें कहा 4 रुपए में 5 वस्तुएं हमने खरीदी और 5 रुपए में हमने 6 वस्तुओं को क्या कर दिया, बेच दिया। 4 रुपए में हमने खरीदा, 5 रुपए में हमने बेच दिया, वस्तु ऊपर 5 है नीचे 6 है, 5 और 6 को इक्वल करना है, 5 को 6 से और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। पहले वाले को हमने मल्टीप्लाई किया 6 से, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई किया हमने 5 से, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई किसे किया हमने, 5 से। तो अगर हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 होगा। 24 रुपए में आपने खरीदा है, 25 रुपए में आपने बेचा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 1, और 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12, यहां भी प्रॉफिट ही हो रहा है ना, तो प्रॉफिट लगा देते हैं। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट 1 का हो रहा है, 1 इक्वल टू 12। अगर 1 की वैल्यू 12 है तो हमें क्या है, वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें, तो वस्तुएं कितनी है, 30। अगर हम 12 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 360। ठीक है, तो एक जैसे क्वेश्चन है, अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो लाभ और हानि का परसेंट पूछा जाएगा या फिर आपको वस्तुओं की संख्या पूछी जाएगी। समझ में आया यहां तक? चलिए नेक्स्ट, हमें कहा है एक दुकानदार 1 रुपए में 2 की दर से 1 रुपए में 2 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। 1 रुपए में 2 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। वह सभी वस्तुओं को मिलाकर 4 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। 4 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। तो प्रॉफिट या लॉस का परसेंट ज्ञात करें, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो हमें क्या है, एक दुकानदार 1 रुपए में 2 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदेगा, उतनी ही वस्तुएं वो 2 रुपए में 3 की दर से क्या कर देगा, बेच देगा। उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए में 3 की दर से और खरीद रहा है। अब ध्यान से देखना, 1 रुपए में 2 की दर से हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। फिर हमें कहा है कि 2 रुपए में 3 की दर से भी हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। हमारा काम वही है, एक तरफ हम रुपए लिख लेते हैं और एक तरफ हम वस्तुओं की संख्या लिख लेते हैं। ठीक है,
अगर हम ध्यान से देखें तो 1 रुपए में 2 है, मतलब 1 रुपए है, वस्तुओं की संख्या 2 है। फिर 2 रुपए है, वस्तुओं की संख्या कितनी है 3। फिर आपको 4 रुपए दिया हुआ है और वस्तुओं की संख्या कितनी है 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले हमने लिख लिया। अब ध्यान देना है कि ऊपर वाले अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों जो है ये तो कॉस्ट प्राइस है और ये आपके पास कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस है। मैं नाम लिख देता हूं। ऊपर वाले दोनों आप खरीद रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस है और नीचे बेच रहे हैं, इसका मतलब कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस। सबसे पहले वस्तुओं को बराबर करना है, क्यों? क्योंकि दिया हुआ है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, फिर लिखा हुआ है उतनी ही वस्तुएं। तो अगर यहां पर वस्तुएं x है तो यहां भी x ही होंगी, तो वस्तुओं की संख्या आपको इक्वल करनी है इन दोनों। क्यों इक्वल करनी है? जितनी वस्तु आप खरीद रहे हैं उतनी ही यहां पर खरीद रहे हैं। तो अगर मैं 2 और 3 को बराबर करूं तो 2 को 3 से और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ऊपर भी वस्तु कितनी हो गई? 6 और यहां भी वस्तु हमारे पास कितनी हो गई? 6 बराबर हो गई। हमें क्या दिया हुआ है कि कुछ वस्तुएं खरीदता है, कितनी खरीदता है हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह कंफर्म पता है कि जितनी वस्तु यहां पर होंगी उतनी ही वस्तु यहां करनी है, तो बराबर करना है आपको। अब बराबर करने के लिए जरूरी नहीं आप 2 और 3 से मल्टीप्लाई करें, आप 4 और 6 से करें, 20 और 30 से करें, 200 और 300 से करें, आपकी संख्या बराबर होनी चाहिए। फिर आगे ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है कि सभी वस्तुओं को मिलाकर, अब हमें मिलाकर बेचनी है, तो भाई ऊपर 6 है नीचे 6 है, इसका मतलब यहां पर 12 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 12। और 12 बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है? 4 से। इस चीज को अच्छी तरह समझना। देखिए 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया। भाई इन दोनों को हमने बराबर कर लिया है बराबर। अब अगर आप इन दोनों को बराबर कर ले तो दिया हुआ है कि भाई इनको मिलाकर, तो अगर आप 6 और 6 को मिला दोगे तो कितनी हो गई? 12। तो अगर यहां 12 लिखोगे तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 4 से। सेम यहां पर भी कर दो, फर्स्ट वाला 3 से, सेकंड वाला 2 से और इसको मल्टीप्लाई किया 4 से। अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 3 को 1 से गुना किया 3 हो गया, 2 को 2 से गुना किया 4 हो गया, तो 4 और 3 कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 7 हो गई। 7 सेलिंग प्राइस की बात करें तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 16। तो भाई खरीदा हमने 7 रुपए में, बेचा हमने 16 रुपए में। अगर 7 रुपए की वस्तु 16 रुपए में बिकेगी तो 9 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। ये 9 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस पर हो रहा है? 7 पर। तो अगर आपको प्रॉफिट का परसेंट निकालना है तो 9 रुपए का प्रॉफिट 7 पर होगा। 9 बटा 7 गुना 100, मतलब 900 बटा 7 हो गया। 900 बटा 7% लिख दो, या 128 सही 4 बटा 7 लिख सकते। ठीक है, हमें जो जो दिया हुआ है उस सबको हमने लिख लिया है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, आप तीनों को बराबर भी कर सकते हैं पहले। अगर आप तीनों को पहले बराबर करेंगे, तीनों को अगर आप पहले बराबर करेंगे तो फिर आपको यहां पर दोनों टाइप की वस्तु आपने मिला दी। जैसे मान लो कि आपके लग रहा हो कि यार इसको 6 कर लें, इसको 6 कर लें और इसको भी 6 कर लें, तो 6 करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, चलिए ठीक है वहां तक। लेकिन ध्यान रखना इन दोनों टाइप की वस्तुओं को मिला दिया हमने, तो जब 2 को मिला दिया तो फिर डबल और करना पड़ेगा। तो वापस से 2 गुना 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और समझ में आ रहा हो तो आप यहीं से कोशिश करें कि 6 ऊपर है 6 नीचे है, मतलब टोटल 12 हो गया। और टोटल 12 हो गया तो नीचे भी 12 करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किससे किया है? 4 से। ठीक है, आप इसको वापस से देखना, नहीं समझ में आए तो फिर से वापस चलाना। मैं एक और एग्जांपल आपके लिए लिखता हूं, अगर कोई डाउट हो तो आपको फिर से समझ में आएगा। एक दुकानदार 3 रुपए में 4 की दर से 3 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। 3 रुपए में 4 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उतनी ही वस्तुएं 4 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। 4 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। वह सभी को 8 रुपए में 10 की दर से बेचता है। या 8 रुपए में 10 तो वही हो जाएगा, 8 रुपए में 9 लिख देता हूं कि 8 रुपए में 9 की दर से बेचता है। ठीक, आपको लगेगा कि बड़ी संख्या ले ली हमने ना, तो लाभ या हानि का परसेंट कितना? ठीक है, 10 हमने इसलिए नहीं लिया कि भाई आपको लग रहा होगा कि 4 और 5 का डबल ले लिया हमने तो इक्वल फटाफट कर लेंगे, तो फटाफट इक्वल नहीं करें, मैंने
यहाँ नो लिख दिया है। अब इक्वल करना है हम सबको। सबसे पहले तो क्वेश्चन को अगर हम फिर से पढ़े तो हमें कहा है 3 रुपए में 4 और 4 रुपए में 5 हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। मतलब आपको कॉस्ट प्राइस दो जगह दी हुई है, 3 रुपए में आप 4 खरीद रहे हैं और 4 रुपए में आप कितनी खरीद रहे हैं, 5। ठीक है यहाँ तक। फिर हमें कहा है 8 रुपए में 9 की दर से बेच रहे हैं, 8 और यहाँ लिख देते हैं। ऊपर वाले दोनों कॉस्ट प्राइस है, नीचे वाली जो दोनों है वो नीचे वाली जो संख्या है वो क्या है, सेलिंग प्राइस। अब अगर आप ध्यान देखें तो या तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो या केवल इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको फिर तीसरे को बराबर करना है। बराबर कैसे, वो मैं अभी बता दूंगा, ध्यान से देखना। अगर हम इन दोनों को बराबर करते हैं केवल, तो केवल इन दोनों को बराबर करने के लिए आप इसको 5 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, तो 20 और 20 आपके पास टोटल कितना हो गया, 40। क्यों हो गया 40। अब अगर यहाँ 40 है तो फिर यहाँ 40 बनाना पड़ेगा। मुझे पता है कि ये 40 बनेगा ही, क्यों बन सकता है, नहीं बनेगा। अब अगर ये 40 नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत हो गई कि भाई 9 को 40 बनाना है तो आपको 40/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों भाई, अगर आपने इसको 40/9 से मल्टीप्लाई किया तो बन तो जाएगा, लेकिन अब यहां पर अगर हम 40/9 लगाएंगे तो फिर कटेगा नहीं, फिर हमें एलसीएम और लेना पड़ेगा। तो एलसीएम से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर आपने यहाँ 40 बना दिया इसको, तो फिर आप देखो कि भाई ये जो 9 है, इस 9 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी। ध्यान से देखना, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो आंसर तो वहां से भी आ जाएगा। अब देखना, अगर हम इन तीनों को इक्वल कर दें तो अब भाई अगर हम इन तीनों को इक्वल कर रहे हैं, इसका मतलब 4, 5 और 9 का या तो एलसीएम ले लो, या 4 वाले को मल्टीप्लाई करना है 5 और 9 से। ये 4 वाले को मल्टीप्लाई कर दो 5 और 9 से, और 5 वाले को मल्टीप्लाई कर दो 4 और 9 से। क्यों, अगर आप टोटल देखें तो ऊपर देख लो आप कि 4 गुना 5 कितना हो गया, 20। 20 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 180 हो गया। क्यों हो गया 180। यहां पर देखो 5 गुना 4 आपके पास कितना हो गया, 20, और 20 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 180 हो गया। और 180 और 180 मतलब यहाँ 360 करना है, और 360 आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई करके, 40। 40 कहां से आया, फिर से देखना। जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 5 और 9 से, इसको मल्टीप्लाई किया 4 और 9 से, तो इस 9 को मल्टीप्लाई करोगे 4 और 5 से। क्यों, 4 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 20 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमें पता है कि इन दोनों को मिलाओगे तो डबल और करना है। अब यहां से अगर आप देखो तो 45 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ 36 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 45 से, ये हो गया 135। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 36 से, ये हो गया 144। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कॉस्ट प्राइस आपके पास हो गई 279, हो गई 279। यहां पर हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 40 से, तो 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 320। खरीदा आपने 279 में, बेचा आपने 320 में। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 20 + 21 कितना हो जाएगा, 41। 41 का आपको प्रॉफिट हो गया 41 का प्रॉफिट। 320 में से 279 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 41। ये 41 रुपए का प्रॉफिट किस पर हो रहा है, 279 पर। अगर प्रॉफिट का परसेंट निकालना है तो आ जाएगा 41। कितना आ जाएगा देखिए, अगर प्रॉफिट का परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट है 41 का, कॉस्ट प्राइस है 279 × 100। ठीक है, अब ये कैंसिल होगा नहीं, इसको 4100/279 लिख देते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी। ठीक है, तो बराबर करना है। बराबर आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम 10 लिखते तो बराबर फटाफट हो जाता है कि यहाँ 10 लिखते तो यहाँ पर 20 आया था, यहाँ भी 20 आया था, 40 आया था, तो 10 को मैं डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर देता। तो नंबर एग्जाम में इस तरह का आता है कि आप संख्या को बहुत आसानी से बराबर कर सकते हैं, लेकिन बराबर करने के साथ में आपको ध्यान रखना है कि लिखा हुआ है सभी को। तो जब आप इन सबको मिलाओगे, ये 180 हमने एक जगह से खरीदी, 180 हमने एक जगह से खरीदी, तो मिलाने का मतलब है 360 हो गया। तो आप 360 को सेल कर रहे हो, 180 को सेल नहीं कर रहे हो। आपने जब खरीदी 360 है तो आप बेच भी किसको रहे हो, 360 को, तो नीचे हमें 360 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप को प्रॉफिट लॉस वाला जो सेकंड पार्ट हमने आज पढ़ा है उसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इस टाइप के 1-2 एग्जांपल और करेंगे, फिर हम आगे और सोल्व करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा क्लास को आप लाइक करें। ठीक है, और कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्टली पूछें, डायरेक्टली आप टॉपर्स नोट्स के
मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करें या फिर आप टॉपर्स नोट्स में जो क्लास हमारी चल रही है वहां कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।